इंडिया का कोल्ड डेजर्ट ये है लद्दाख। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ दिखाई देते हैं, जहां बारिश ना के बराबर होती है और जहां बर्फ, पत्थर और रेगिस्तान तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर बसा लद्दाख धरती की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां प्रकृति ने अपने सबसे अलग रंग बिखेरे हैं। दिन में जलता हुआ सूरज, रात में जमा देने वाली ठंड और इनके बीच से गुजरती दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें। लेकिन लद्दाख सिर्फ बर्फीले पहाड़ों की कहानी नहीं, यहाँ है नुब्रा वैली का ठंडा रेगिस्तान जहाँ 2 कुंवड़ वाले ऊंट चलते हैं, और यहाँ है पैंगोंग लेक जिसका बदलता रंग हर किसी को हैरान कर देता है। तो आज हम निकल पड़े हैं इन दोनों ही जगहों को देखने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं हूँ लद्दाख में और लेह से निकला हूँ, जा रहा हूँ खारदुंगला पास की तरफ, नुब्रा वैली की तरफ आज हमारी यात्रा होने वाली है। तो मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ना, वो है लेह सिटी। वहाँ से हम अभी 11 किलोमीटर चल चुके हैं। लेह जो है वो लगभग 11,000 फीट की हाइट पे, और आज हम जाएंगे खारदुंगला पास जो लगभग 17,500 फीट की हाइट पे। तो जितना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम हाइट पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, आप बहुत ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाएंगे। जैसे आप बोलते जाएंगे आपकी सांस फूलती जाएगी, तो ये कमी आपको यहाँ पे होने वाली है। सफ़र की शुरुआत में सब सामान्य लगता है, सड़कें, पहाड़, ठंडी हवा। लेकिन जैसे जैसे लेह पीछे छूटता जाता है, वैसे वैसे ये रास्ता अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो एल्टीट्यूड है वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो हमारे साथ में जो एक भाई हैं, मनी नाम है, और उनकी जो तबीयत है सुबह से ही ख़राब थी। तो अभी हमने रास्ते में गाड़ी रोकी है, उनको यहाँ पे चक्कर आ रहे थे। और ऑक्सीजन लेवल क्या है कि कम होता जाता है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। और ऐसा ज़्यादातर अक्सर करके ऐसा होता होगा। हाँ, किसी किसी को होता नहीं होता है, किसी किसी को हो जाता है। सीधा जब ले आता है ना, तो फिर उसको एक दिन रेस्ट करना पड़ता है, तो अगले दिन को ट्रीट करना शुरू करता है। तो किसी को होता है ना, कल आ के आज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का 100 में से 1-2% हो जाता है। तो अगर आप मतलब आ रहे हैं ले, तो एक दिन आप ले में स्टे करें, उसके बाद फिर आप आगे का सफ़र करें। थोड़ी देर बाद मनी की कंडीशन थोड़ा स्टेबल होने लगी, चेहरे पर फिर से नॉर्मल स्माइल आई, और तभी हमने आगे बढ़ने का फैसला लिया। ठंडी हवा अब सीधा चेहरे पर लग रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट भी उसी लेवल पर बढ़ती जा रही थी। और फिर कई घंटों के सफ़र के बाद वो आइकॉनिक बोर्ड आखिर सामने दिखाई दिया, खारदुंगला पास, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेस में से एक। उस पल की फीलिंग को शब्दों में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं सी लेवल से लगभग 18,000 फीट की हाइट पे। ये है खारदुंगला पास, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचा मोटरेबल रोड है। यानी हम जब लेह से चलते हैं, उसके बाद ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते हुए जाते हैं, और आखिरकार हम यहाँ पहुँच जाते हैं 18,000 फीट की हाइट पे। और ये सियाचिन ग्लेशियर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे हैं। यहाँ आप ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डू नॉट स्टे हर फॉर मोर देन 5 मिनट, यानी यहाँ पे आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते। अभी मेरी सांस फूलने लगी है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी सांस फूल रही है। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10 से 15-20 मिनट तक रुक पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। हमने यहाँ पे 15 से 20 मिनट हम लोग यहाँ पे रुके होंगे, और काफ़ी देर से हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें यहाँ पे बोलने में भी दिक्कत होती है। आप लोग देख रहे होंगे हमारी सांस फूल रही है, और यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना भी मना है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, नुब्रा वैली की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। तो हमारे जो ड्राइवर भाई साहब हैं, उन्होंने भी हमसे बोला कि आप यहाँ पे ज़्यादा देर ना रुकें। अगर हम अपनी रिस्क पे यहाँ पे ज़्यादा देर रुक जाते हैं, फिर हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पहले से ही एक बंदे की तबीयत ख़राब है। दोस्तों, खारदुंगला पास से हम लोग आगे की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर अगर आप खड़े रहते हैं तो आपकी सांस फूलती है और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, हमारा जो एल्टीट्यूड है वो कम होता जाएगा। अभी हम लोग 17,900 फीट की हाइट पे थे, और जैसे जैसे नुब्रा वैली की तरफ हम लोग चलेंगे, हमारा जो एल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा।
और फिर धीरे धीरे लैंडस्केप बदलने लगता है। पत्थरों और बर्फ़ के बीच अचानक रेत दिखाई देने लगता है। हाँ, रेत, एक कोल्ड डेजर्ट के बीचों बीच। यही है नुब्रा वैली, एक ऐसी जगह जहाँ नेचर अपने सारे रूल्स बदल देता है। एक तरफ स्नो कवर्ड पीस और दूसरी तरफ सैंड डून। पहली नज़र में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि ये सब एक फ्रेम का हिस्सा है। हवा यहाँ अलग लगती है, शोर कम और सुकून ज़्यादा। दूर चलते हुए डबल हम्प कैमल इस वैली को और भी खूबसूरत बना देते हैं, जैसे समय यहाँ थोड़ा धीमा चलने लगता है। तो ये जो जगह है ये है हुन्नर, जो नुब्रा वैली के अंदर आता है। और आपको देखने में देखो ऐसे ही लगेगा कि मैं किसी रेत के टीले पे बैठा हूँ रेगिस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर। लेकिन ये राजस्थान नहीं है, ये लद्दाख है। यहाँ पे आपको चारों तरफ पहाड़ नज़र आएंगे, जो सूखे हुए पहाड़ हैं। कुछ पहाड़ों पे आपको स्नो भी नज़र आएगी। लेकिन ये जो रेत है, रेत आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मैं रेगिस्तान में यानी राजस्थान के किसी रेत के टीले पे बैठा हुआ हूँ। काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारे हैं। जो लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो लोग जैसलमेर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं और टूरिस्ट यहाँ इसी को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ का जो नेचर है वो अपने आप में ही काफ़ी खूबसूरत तस्वीर बनाता है। चारों तरफ पहाड़ है और उनके बीच में ये यहाँ पे रेत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थंडर सैंड डून्स में, जहाँ सुनहरी रेत, ठंडी हवाएं और पीछे खड़े विशाल हिमालय मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाते हैं जो शायद दुनिया में बहुत कम जगह देखने को मिलता है। कभी ये इलाका पुराने सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। इन्हीं रेगिस्तानी रास्तों से व्यापारी मध्य एशिया से भारत तक का सफ़र किया करते थे। और आज भी यहाँ दिखाई देने वाले 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट उस इतिहास की आखिरी निशानी माने जाते हैं। बैक्टीरियन कैमल मूल रूप से मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों जैसे मंगोलिया, चीन और कजाकिस्तान के जानवर माने जाते हैं। पुराने समय में जब नुब्रा वैली सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करती थी, तब व्यापारी इन्हीं ऊँटों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए करते थे। ये कारवां लद्दाख से होकर यारकंद, कासगर और मध्य एशिया तक जाते थे। क्योंकि नुब्रा वैली का मौसम भी ठंडा और रेगिस्तानी है, इसलिए ये ऊँट यहाँ आसानी से ढल गए। धीरे धीरे व्यापार खत्म हो गया, लेकिन कुछ बैक्टीरियन ऊँट यहीं रह गए और उनकी संख्या बढ़ती गई। आज जो ऊँट आपको थंडर सैंड ड्यून्स में दिखाई देते हैं, उन्हें उसी ऐतिहासिक सिल्क रूट की आखिरी जीवित निशानी माना जाता है। आज का हमारा स्टे इसमें है लोटस इको रिजॉर्ट। मेन गेट से अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और ये है कुछ इस तरह का शानदार कॉटेज। यहाँ पे देखिए, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ यहाँ पे कॉटेज बने हुए हैं, जिसमें से हमारा जो कॉटेज है जो सामने आपको दिख रहा है, ये दोनों है। ये है कुछ इस तरह का शानदार कॉटेज हमारा। ऊपर देखेंगे तो जो छत है पूरी वुडन की है और यहाँ पे ये वॉशरूम वगैरह दिया हुआ है। आज हम लोग लेह से निकले थे सुबह और खारदुंगला पास गए थे, मतलब वहाँ होते हुए आए हैं। तो खारदुंगला पास जो है उसका जो एल्टीट्यूड है लगभग 18,000 फीट है। वहाँ पे हमें काफी परेशानी आई थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ई-ट्रोप्टो ने हमें यहाँ पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराया है। ये हमारे साथ जिस गाड़ी से हम लोग आए हैं उसी में था, मतलब इमरजेंसी के लिए है। अगर हमको कोई दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम इसको लगा सकते हैं। और हमारे साथ जो मनी भाई हैं, उनको तो सुबह से ही ये प्रॉब्लम थी। पहले हम उनको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में हमने उनका थोड़ा सा उपचार कराया। उसके बाद वहाँ डॉक्टर ने बोला कि अब आप जा सकते हैं। जब हम इनको हॉस्पिटल ले गए थे तो इनका जो ऑक्सीजन था वो लगभग 67% था। लेकिन जब हम वहाँ से निकले, हमने वहाँ पे दवा वगैरह लगवाई इनको, तो इनका 93 के करीब पहुंच गया था। तो डॉक्टर ने बोला अब आप जा सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे लिए इमरजेंसी के लिए दिया गया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये बताया गया है हमको कि लगातार अगर आप इसको यूज करते हैं तो 1 घंटे तक ये चलेगा। अभी मैं यात्रा कर रहा हूँ लेह लद्दाख की, जिसका पैकेज मैंने लिया है ई-ट्रिप्टो से। अगर आप लोग भी लद्दाख आने का प्लान बना रहे हैं तो आप पैकेज ले सकते हैं ई-ट्रिप्टो से। इनकी सुविधा काफ़ी अच्छी रहती है। इनके जो कंटेंट डिटेल्स हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं हूँ अभी नुब्रा वैली में। काफ़ी शानदार ये जगह है। पीछे अगर देखेंगे तो स्नो माउंटेन है और जिस प्रॉपर्टी में मैं रुका हुआ हूँ ये भी काफ़ी खूबसूरत है। सामने पहाड़ों के बीच बसी हुई है शांत धरती और ऊंचाई पर दिख रही ये है प्राचीन बौद्ध मठ।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री में, जो नुब्रा वैली की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध मोनेस्ट्री मानी जाती है। करीब 14वीं शताब्दी में बनी ये मोनेस्ट्री सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लद्दाख की संस्कृति, आस्था और इतिहास का जीवित प्रतीक है। नुब्रा वैली की ठंडी वादियों को पीछे छोड़ते हुए अब मैं बढ़ चला हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक पेंगोंग लेक की ओर। लेकिन लद्दाख की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं, बल्कि उन रास्तों में छुपी है जो हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिखाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये पहाड़, ये घाटियाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं। कहीं दूर तक फैले बंजर पहाड़, तो कहीं बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, और इनके बीच से गुजरती ये सड़क ऐसा एहसास कराती है मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। आगे रास्ते में हमें मिलती है झांस्कार रिवर, जो हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर लद्दाख की कठिन वादियों के बीच बहती हुई आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। अभी मैं बैठा हूँ श्योक नदी के किनारे पे, और ये नदी 3 इंटरनेशनल सीमाओं को क्रॉस करती है। ये चाइना की तरफ से आती है, फिर हमारे भारत में आती है, भारत के बाद आके ये पाकिस्तान की तरफ जाती है। इसका पानी आप देखेंगे काफ़ी साफ़ है। तो ये ग्लेशियर से निकलती है चाइना की तरफ से, उसके बाद हमारे भारत में आती है और फिर आगे पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो अभी हम लोग नुब्रा वैली में हैं और नुब्रा वैली से पेंगोंग की तरफ जा रहे हैं। ये जो नदी है पूरा नुब्रा वैली से पेंगोंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस रास्ते में पड़ रही है। पानी का फ्लो आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी तेज़ है पानी, बहुत तेज़ इसका पानी है। अगर गलती से कोई इसमें बह जाता है तो आगे पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, गाड़ी को हमने वहाँ पे पार्क किया हुआ है। काफ़ी अच्छी वाइब है, बिल्कुल शांति पीसफुल जगह है ये। यहाँ पे सिर्फ पानी का शोर है और चारों तरफ सूखे हुए पहाड़। नेटवर्क चला जाता है। हम लोग अभी नुब्रा वैली से आए हैं और जगह का नाम है दुरबुक करके एक जगह है, जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं अभी। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं पेंगोंग की तरफ। पीछे ये जो रास्ता है ये जाता है लेह की तरफ। तो हम लोग अभी पेंगोंग की तरफ जा रहे हैं, और उस टाइम की बात करें तो अभी 3:30 बज चुके हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं। सुबह हम लोग नाश्ता करके निकले थे, तो पहले यहाँ पे कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे पेंगोंग की तरफ निकलेंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मार्केट बना हुआ है। खाना खाने के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दिल की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरती ये सड़क, ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली खामोशी एक अलग ही एहसास दे रही थी। और फिर अचानक एक मोड़ के बाद सामने जो नज़ारा दिखाई दिया, उसे देखकर कुछ पल के लिए हम बस देखते ही रह गए। नीले आसमान के नीचे दूर तक फैला हुआ गहरे नीले रंग का पानी, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और उनके बीच चमकती हुई पेंगोंग लेक। वाकई पहली बार पेंगोंग लेक को देखना सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि एक एहसास है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती यहीं लाकर बसा दी हो। जितना इसके बारे में सुना था, असल में ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। भाई सुबह सुबह हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ चुके हैं। बाहर पूरा स्नोफॉल है और अंदर थोड़ा सा गर्म है माहौल, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो चाय ली है, पूरी है और सब्जी है। नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो चुकी है और मॉर्निंग के नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। रात में यहाँ पे स्नोफॉल हुई है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा वाइट वाइट नज़र आ रहा है। कल शाम को जब मैं यहाँ पहुँचा था तो इसका जो पानी है लेक का, वो ब्लू दिख रहा था, क्योंकि आसमान ऊपर पूरा नीला था, इसलिए नीचे ब्लू दिख रहा था। इसका जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई भी कलर नहीं है। जैसा इसमें ऊपर शैडो होता है वही नीचे इसमें शैडो आता है। अभी पानी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि ऊपर आसमान साफ नहीं है और चारों तरफ स्नोफॉल हुई है रात में, तो पूरा आपको वाइट वाइट दिखेगा। कल शाम को ये जो पहाड़ थे ना, ये अलग अलग कलर के थे। इसका अलग कलर था, ये अलग था, वहाँ पे थी थोड़ी सी स्नो, लेकिन अभी पूरा चारों तरफ स्नो ही स्नो है।
अभी मैं पेंगोंग लेक के किनारे पे बैठा हूँ। यहाँ से पेंगोंग लेक के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। पेंगोंग लेक काफ़ी लंबी है, मतलब मैं अभी इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठा हूँ जहाँ से ये शुरू होती है। आगे हम यहाँ से मैरोक करके एक जगह है, गांव है मैरोक, जहाँ तक हम जा सकते हैं वो इंडिया की तरफ से लास्ट विलेज है और बिल्कुल पेंगोंग लेक के किनारे बसा हुआ है। पेंगोंग लेक लगभग 120 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 30 से 40% हिस्सा हमारी इंडिया के पास है और 70 से 80% हिस्सा इसका चाइना के पास है। आप चलते हुए जाएंगे लेकिन ये लेक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इस लेक की एक ये भी बात है कि इसका जो पानी है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो पानी पूरी तरह से सॉल्टी है, नमकीन पानी है, जो किसी काम में नहीं ले सकते। काफ़ी खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत ये जगह है। अभी स्नोफॉल हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे, शायद नहीं नज़र में आ रही होगी, लेकिन हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। रात में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, जिसकी वजह से आप पीछे का जो देख रहे हैं ना पहाड़, पूरे वाइट वाइट नज़र आएंगे। कल शाम को जब मैं यहाँ पहुँचा था तो इसका जो पानी है बिल्कुल ब्लू था, ऐसे लग रहा था कि नीला है, बिल्कुल इसमें नील को घोल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट है, उस पर जैसा रिफ्लेक्शन पड़ता है उसी हिसाब से उसका कलर दिखता है। तो कल जो आसमान था वो ब्लू था, इस वजह से इसका जो रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा था, ये पानी हमको ब्लू नज़र आ रहा था। अभी पानी हल्का हल्का हमको ब्लैक जैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि ऊपर पूरा क्लाउड है, बादल हैं, और बादल का यहाँ पे पड़ रहा है, तो इस वजह से ये पूरा थोड़ा थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़ी ये लेक है, यहाँ पे 3 इडियट फिल्म की शूटिंग हुई है। मैं अभी उसी शूटिंग लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ और बहुत ही शानदार यहाँ के नज़ारे हैं। लगभग 14,000 फीट की हाइट पे मैं हूँ अभी, और ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी भी होती है। ये ट्रिप मैं कर रहा हूँ, ई ट्रिप 2 से मैंने पैकेज लिया है, तो जिसमें उन लोगों ने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोवाइड कराया था, क्योंकि इससे पहले एक लोग मेरे साथ में थे, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो जिस वजह से यहाँ पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोवाइड कराया गया था। अगर आप लोग भी लद्दाख आना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं लद्दाख को, तो आप भी ई ट्रिप 2 से पैकेज ले सकते हैं। उसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। पेंगोंग से हम लोग निकले हैं लेह की तरफ। आज हम रिटर्न जा रहे हैं। हम परसों आए थे और परसों नुब्रा वैली आए थे, उसके बाद हम पेंगोंग आए थे, और आज हम निकल रहे हैं वापस लेह की तरफ। नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं और आप लोग देख रहे होंगे ऊपर पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रहा है। मौसम आज काफ़ी ख़राब है। पेंगोंग से हम लोग अभी लेह की तरफ रिटर्न हो रहे हैं, लगभग 20 किलोमीटर चले हैं। तो ऑन द वे यहाँ पे वीआरओ का एक कैफ़े बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे कैफ़े बनाया है वीआरओ ने, और काफ़ी हाइट पे है। अभी हम लोग हैं 13,862 फीट की हाइट पे, जहाँ पे ये वीआरओ ने अपना कैफ़े बनाया है। वीआरओ भी एक तरह से आर्मी की ही यूनिट है, जो रोड बनाने का काम करती है। मतलब जितने भी रोड हैं, आप जो बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो वो वीआरओ ही बनाती है। तो उनका ही यहाँ पे कैफ़े बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत कैफ़े है, ऑन द वे पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे देख के रुक गए। अभी हम लोग यहाँ पे चाय या कॉफ़ी लेंगे, और आप लोग भी अगर आते हो तो एक बार इस कैफ़े में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जो कैफ़े है ये वीआरओ ने ही हमारे लिए बनाया गया है। आप जैसे ही अंदर आते हैं, यहाँ पे आप देखिए कुछ ये वुलन आइटम है। यहाँ की जो लोकल लेडीज़ होती हैं वो अपने हाथों से इसको बनाती हैं, और ये प्योर वुडन आइटम है। मतलब अगर आपने इनको पहना तो आप यहाँ पे अभी माइनस में भी जाएंगे तो आपको ठंडा नहीं लगेगा। यहाँ पे ये कुछ कॉफ़ी मग वगैरह हैं, और ये है बीआरओ की कैप। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीआरओ जो है ना, वो भी आर्मी की ही एक यूनिट है, जो मतलब रोड बनाने का काम करती है। तो ऊपर लिखा हुआ है बीआरओ, तो इस तरह के ये आप ले सकते हैं यहाँ से, और काफ़ी अच्छा कैफ़े बनाया हुआ है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक कॉफ़ी ऑर्डर की है, और कॉफ़ी हमारी बन के आ चुकी है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, और 14,000 फीट की हाइट पे अभी हम लोग इस कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं। कैफ़े में कॉफ़ी पी के और वीआरओ को थैंक यू बोल के हम लोग निकल पड़ते हैं लेह की तरफ। बाहर स्नोफॉल हो रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त। शायद आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रही होगी। हम लोग अभी लेह की तरफ जा रहे हैं, चांगला पास होते हुए। चांगला पास लगभग 15,500 फीट की हाइट पे है, तो ऊपर जाते हुए अभी हमें और ज़्यादा स्नोफॉल मिलेगी। देखो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है। शीशे लगा रखे हमने, पूरा पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ है।
भाई स्नोफॉल हो रही है लाइव, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जाम लग चुका है रोड के ऊपर पूरा। यहाँ पे स्नो है। हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है और ये देखोगे ना, ये देखो इस तरह का स्नो है। तो पूरी तरह से जाम लग चुका है। आगे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियाँ हटेंगी तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ती। जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है और भैया इधर चेन लगा रहे हैं। तो भैया भी चेन लगा रहे हैं। क्या भाई चेन लगाना पड़ेगा? चैन तो लगाना पड़ेगा भाई जान, बिना चैन के तो फिर बिना चेन के तो नहीं हो पाएगा ना। यही बात हो जाएंगे, हाँ, कुछ लगाना पड़ेगा थोड़ा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जाने दो जाने दो, बस बस बस, हो गया हो गया। यहाँ से देखो भाई ने पूरा ये पहले चेन को बिछाया है, उसके बाद बैक किया है गाड़ी को, और अभी चेन को बांधेंगे। तो ये है हमारे ये लग रहा है गाइस भाई जुल्फकार भाई, जो अभी चेन को लगा रहे हैं। भाई देखने में नज़ारे आपको काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये नज़ारे काफ़ी डेंजर भी होते हैं, क्योंकि ये जो स्नो है आप लोग देख रहे हैं ना, ये ब्लैक स्नो हो चुकी है। तो इसमें गाड़ी के फिसलने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। और जो लोग बाइक से अभी राइड कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत सारे लोग अभी हमने बाइकर देखे थे नीचे खड़े हुए थे, और बहुत सारे बाइकर ऊपर निकल चुके हैं। तो जो लोग बाइक से अभी राइड कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ऊपर से स्नोफॉल हो रही है। और उसके बाद ये जो आइस है ये पूरी तरह से ब्लैक आइस बन चुकी है। ये देखो यहाँ से ये रास्ता है ऐसे, और ये फिर मुड़ता हुआ आ रहा है। तो काफ़ी हाइट पे मैं हूँ अभी, और यहाँ पे मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं हूँ चांगला पास पे। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं सभी में चेन लगाई जा रही है, क्योंकि जब टायर में चेन लगेगी तभी ये ऊपर जा पाएंगे। और वहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखो काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो रही है। ये देखो मेरे ऊपर देख सकते हैं पूरा वाइट वाइट हो गया।